जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आपके लिए हम 5000 प्लस क्वेश्चन की 10 दिन का महासंग्राम एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। चूँकि जैसा कि हम सभी को पता है कि लॉकडाउन में बहुत सारा सिलेबस हमारा पढ़ने से छूट गया था, बहुत सारा सिलेबस हमारा रह गया पढ़ने से। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए हमने सभी चीज़ों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, इन सभी चीज़ों को एक साथ लेकर 5000 प्लस क्वेश्चन की ये सीरीज़ तैयार की है। और पूरे विश्वास के साथ मैं इस चीज़ को कहूँगा कि आपका इस सीरीज़ को पढ़ने के बाद कोई भी टॉपिक कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से छूटेगा नहीं। और सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, पेन और कॉपी लेकर बैठें, साथ ही साथ क्वेश्चन को नोट करते चलें। तो आइए आज हम शुरू करते हैं सीरीज़ की सेट 1 सीरीज़ को। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी। तो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम सिंधु की बात करेंगे। तो सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट स्थित ग्लेशियर है, सानो ख्वाब ग्लेशियर। सानो ख्वाब ग्लेशियर, सानो ख्वाब ग्लेशियर से निकलती है और भारत के लेह में सर्वप्रथम प्रवेश करती है और कश्मीर होते हुए चिल्लड़ नामक जगह पर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अब भारत की ओर से मिलने वाली 5 प्रमुख सहायक नदियां, जिन सभी नदियों से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आइए उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज़, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी होगी आपकी सतलज नदी। अब अगर बात करते हैं हम सभी नदियों की, सीरीज़ की एक और विशेषता क्या है कि जो क्वेश्चन के ऑप्शन रखे हुए हैं उन सभी को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि हम आपको 4 ऑप्शन के आधार पर ही एक क्वेश्चन के अंदर लगभग 5, 7 या 10 क्वेश्चन बताकर चलेंगे। आपको हर पॉइंट को अपनी नोटबुक में नोट करके चलना है। इस तरह से यदि आपके हम 100 क्वेश्चन कराते हैं तो आपको लगभग 500 क्वेश्चन की एक सीरीज तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु नदी की हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ ऑप्शन ए अगर हम देखते हैं तो झेलम नदी। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झील के समीप से निकलती है और जम्मू कश्मीर, श्रीनगर बहते हुए पंजाब से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। झेलम नदी के किनारे बसा शहर है श्रीनगर। और श्रीनगर किसने बसाया था? तो प्यारे बच्चों, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। झेलम का यदि प्राचीन नाम की हम बात करते हैं तो झेलम का प्राचीन नाम होगा वितस्ता। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है वितस्ता। झेलम का प्राचीन नाम होगा वितस्ता। सतलज का प्राचीन नाम होगा सुतुद्री और व्यास का प्राचीन नाम होगा विपासा। रावी का प्राचीन नाम होगा पुरुषनी या अर्गिकिया। अर्गिकिया। अब यदि बात करते हैं इनके उद्गम स्थान की तो झेलम नदी वेरीनाग झील के समीप से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट एक दूसरी झील है, राकस ताल झील या राक्षस ताल झील, वहाँ से निकलती है और शिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है भारत में। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के व्यासकुंड से निकलती है और रावी नदी आपकी निकलती है रोहतांग दर्रे के समीप से, हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। एकता भूमि, चैत्रा भूमि, विजय घाट और अभय घाट। यदि हम बात करते हैं एकता भूमि की तो एकता भूमि समाधि स्थल होगा किसका? ज्ञानी जैल सिंह। एकता भूमि किसका समाधि स्थल है बच्चों? ज्ञानी जैल सिंह। और चैत्रा भूमि, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल क्या होगा? चैत्रा भूमि।
यदि विजय घाट की हम बात करते हैं तो विजय किसकी होती है? बहादुर लोगों की, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। तो विजय घाट किसका समाधि स्थल होगा? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। तो अभय घाट मोरारजी देसाई। इसके पश्चात यदि हम बात करते हैं शांति स्थल, दो वर्ड हैं, शांति स्थल है और शक्ति स्थल है, शांति स्थल और शक्ति स्थल। तो प्यारे बच्चों, शांति स्थल समाधि स्थल होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और शक्ति स्थल की यदि हम बात करेंगे तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या है? शक्ति स्थल है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल क्या होगा? शांति स्थल। और यदि बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, राजघाट किसका समाधि स्थल होगा? महात्मा गांधी का। बात करते हैं वीरभूमि, तो वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी जी का। साथ साथ सभी प्रश्नों को आप नोटबुक में लिखते चलेंगे, क्योंकि हर पॉइंट से, सभी जितने पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं सभी से कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और बड़े अच्छे तरीके से आपको टॉपिक को धीरे धीरे आगे की तरफ हम क्लियर कराकर चल रहे हैं। 4 ऑप्शन हैं, 1 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन से लगभग 7, 8, 10 तक क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सभी को आप ध्यान से लिखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करते हैं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होगी माउंट एवरेस्ट। लेकिन माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित नहीं है, बल्कि नेपाल में स्थित है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। जबकि बात करते हैं चीन की, तो चीन में चोमोलांगमा और कहीं कहीं पर क्योमोलांगमा, तो चोमोलांगमा या क्योमोलांगमा चीन में कहा जाता है, जबकि सागर माथा आपका नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। लेकिन यदि हम बात करते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी की, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी केटो गाडविन या गाडविन ऑस्टिन। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी होगी कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो हिमालय श्रृंखला पर है। बात करते हैं नंदा देवी की, तो नंदा देवी आपका स्थित है उत्तराखंड में, और नंदा देवी पर आपकी फूलों की घाटी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो नंदा देवी पर्वत पर ही क्या है? फूलों की घाटी, और कहाँ पर है? उत्तराखंड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में बटा हुआ है? तो प्यारे बच्चों, अभी करंट का हाल ही का क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने भारत के किस प्राचीन स्थल को विश्व धरोहर घोषित किया है? तो हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता में जब खुदाई हुई थी उस समय पर 7 प्रमुख नगर मिले थे, जिसमें से एक नगर था धोलावीरा। तो वर्तमान में धोलावीरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है, और यही नगर 3 मुख्य भागों में बटा हुआ था। यदि बात करते हैं लोथल की, तो लोथल आपका प्राचीन समय का, उस समय का हड़प्पा सभ्यता की यदि बात करते हैं, उस समय का लोथल क्या था? प्रमुख बंदरगाह होता था। लोथल कहाँ पर? गुजरात में। किस नदी के किनारे था? भोगबा नदी। तो लोथल गुजरात भोगबा नदी के किनारे। यदि बात करते हैं हड़प्पा की, तो जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई थी, चूंकि वो सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए उस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और जब उसकी खुदाई हुई तो 7 प्रमुख नगरों में सबसे पहला नगर हाथ लगा था 1921 में हड़प्पा, जिसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। तो 1921 में हड़प्पा की खोज हुई, दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता थे, दयाराम साहनी। और सबसे पहला नगर जो खोदा गया था वही था आपका हड़प्पा।
इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का भी नाम दिया गया। यदि बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी राखालदास बनर्जी ने। राखालदास बनर्जी 1922 में खोज की थी मोहनजोदड़ो की। और मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली थी, जो आपका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यहीं पर मृतकों का टीला, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला था जिसमें बहुत सी कब्र को, बहुत से लोगों को एक ही साथ एक ही जगह पर दफनाया गया था, तो उसे मृतकों का टीला बोल दिया। इसके बाद यदि बात करते हैं धोलावीरा की, तो धोलावीरा क्या था आपका 3 भागों में बटा हुआ था और धोलावीरा आपका वर्तमान में विश्व धरोहर घोषित हो चुका है। ठीक, इसके बाद यदि आगे चलते हैं तो इंदिरा गांधी संग्रहालय कहाँ है। बात करते हैं इंदिरा गांधी संग्रहालय की, तो इंदिरा गांधी संग्रहालय कहाँ है प्यारे बच्चों, भोपाल। भोपाल। अब यहीं आपका भोपाल में एक और चीज़ है आपकी, 3 वर्ड हैं हमारे पास, भारत भवन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, साथ साथ नोट करते चलेंगे। भारत भवन, इंडिया हाउस और संसद भवन। संसद भवन। यदि बात करते हैं भारत भवन की, तो भारत भवन कहाँ होगा, भोपाल में। बात करते हैं इंडिया हाउस की, तो इंडिया हाउस कहाँ पर है, लंदन में। बात करते हैं संसद भवन की, तो संसद भवन कहाँ पर है, नई दिल्ली में। संसद भवन का डिज़ाइन और दिल्ली का डिज़ाइन और साथ ही साथ संसद भवन का डिज़ाइन किसने बनाया था, तो उस व्यक्ति का नाम था एडवर्ड लुटियंस। एडवर्ड लुटियंस। यहीं पर यदि बात करते हैं चंडीगढ़ के डिजाइनर की, तो चंडीगढ़ का डिज़ाइन किसने बनाया था, ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ का डिज़ाइन बनाया था ली कार्बूजियर ने। यदि बात करते हैं कलकत्ता के डिज़ाइनर की, तो कलकत्ता का डिज़ाइन बनाया था जॉर्ज चारनाक ने। जॉर्ज चारनाक। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश कहाँ है आपका, आर्टिकल 123। यदि बात करते हैं राज्यपाल के अध्यादेश की, तो राज्यपाल का अध्यादेश कहाँ है आपका, आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 राज्यपाल का अध्यादेश और राष्ट्रपति का अध्यादेश आर्टिकल 123। यदि बात करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट आर्टिकल 111 की, तो आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति को किसी विधेयक को स्वीकृति देने, अस्वीकार करने या फिर किसी विधेयक को पॉकेट वीटो का यूज़ करके अपने पास रखने की स्वीकृति हमारा संविधान देता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 की यदि हम बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास है आर्टिकल 143, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 क्या है, सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति को सलाह। यदि राष्ट्रपति को कोर्ट से सलाह लेने की आवश्यकता है, तो आर्टिकल 143 इस चीज़ की भी सुविधा राष्ट्रपति को देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से किसी भी मुद्दे पर सलाह ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होंगे। जबकि यदि हम बात करते हैं मंत्रिमंडल की, मंत्रिपरिषद की, तो राष्ट्रपति 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी हो सकते हैं या बाध्यकारी होंगे, लेकिन आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। बात करते हैं आर्टिकल 80 की, तो आर्टिकल 80 क्या है, आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा, आर्टिकल 80 में क्या कहा गया है कि एक राज्यसभा है। आर्टिकल 79 है संसद, और संसद के 3 अभिन्न अंग होंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा, आर्टिकल 80, और आर्टिकल 81 में क्या होगा, लोकसभा। आर्टिकल 81 में क्या होगा, लोकसभा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है आपका 7 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। 22 अप्रैल की बात करते हैं तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, और जल दिवस 22 मार्च। जबकि बात करते हैं 16 सितंबर की, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर क्या होगा बच्चों, ओजोन दिवस। 22 मार्च क्या होगा, जल दिवस, और 22 अप्रैल क्या होगा, पृथ्वी दिवस।
अगला प्रश्न है, मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो यदि हम बात करते हैं भारत की, तो भारत के लगभग बीचों बीच से एक देशांतर रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें 3 प्रदेश कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इन 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है, अर्थात सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। इसके बाद यदि बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अगर बात करते हैं हाई कोर्ट की रिट की, तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है, जबकि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो 2 पॉइंट हमारे पास हैं, संविधान की आत्मा और एक होता है संविधान की कुंजी। तो संविधान की आत्मा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा, जबकि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो आपकी प्रस्तावना को। संविधान की कुंजी क्या होगी बच्चों? संविधान की प्रस्तावना। अगर प्रस्तावना का हम जिक्र करते हैं तो प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? केवल 1 बार। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसमें 3 वर्ड बच्चों जोड़े गए थे, 3 वर्ड प्रस्तावना में जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, इसे ही धर्मनिरपेक्षता भी कहा जाता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, 3 वर्ड जोड़े गए बच्चों, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976। यदि बात करते हैं आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता है, अन्य 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। आर्टिकल 19 को 6 भागों में बांटा गया है। इसमें 6 प्रकार की वर्तमान में हमारे पास स्वतंत्रता है, जबकि 1978 से पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता होती थी। यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 19A, तो आर्टिकल 19A क्या कहता है? बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप उचित प्रकार से कहीं भी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 19A अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी को प्रेस की स्वतंत्रता भी कहा गया है। इसी में प्रेस को स्वतंत्रता यानी कि मीडिया को स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19B की यदि हम बात करते हैं, तो आर्टिकल 19B, आर्टिकल 19A क्या था? बोलने की स्वतंत्रता। 19B क्या होगा? शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कोई भी सभा करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19C क्या होगा? संघ बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19D आवागमन की स्वतंत्रता। आप देश के अंदर किसी भी कोने में कहीं भी बिना रोक टोक के आवागमन कर सकते हैं। आर्टिकल 19E की यदि हम बात करते हैं, आर्टिकल 19E क्या होगा? कि आप देश के किसी भी कोने में निवास कर सकते हैं, जबकि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर इसका अपवाद होता था। लेकिन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद और पूर्णतः भारत का एक अंग होने के बाद इस बाध्यता को ख़त्म कर दिया गया है। तो आर्टिकल 19E क्या है? कि आप देश के किसी भी कोने में कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हैं और वहाँ निवास कर सकते हैं। हाँ, हालांकि ऐसा हो सकता है कि कुछ राज्यों में, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, नागालैंड है या भारत के अन्य पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहाँ पर भूमि खरीदने के लिए भूमि अधिग्रहण के कुछ अलग नियम बनाए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 19F। तो आर्टिकल 19F कहता था संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार पहले आपका मूल अधिकार था, जिसे अब कानूनी अधिकार कहा जाता है। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार की सीरीज में नहीं है। कब हटाया गया 19F को? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आर्टिकल 19F को हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया, जबकि इससे पहले ये क्या था? एक मूल अधिकार होता था। और वर्तमान में कहाँ पहुँचा दिया गया है इसको? आर्टिकल 300 के कै में और भाग 12। इसके बाद यदि बात करते हैं आर्टिकल 19
जी की। तो आर्टिकल 19G क्या होगा कि अपनी आजीविका चलाने के लिए देश के किसी भी कोने में कोई भी उचित व्यापार करने की स्वतंत्रता, के आपको उचित व्यापार करने की स्वतंत्रता है। आप जो भी व्यापार करेंगे आजीविका चलाने के लिए वो उचित हो, देश के अहित में ना हो, या कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचता हो। आर्टिकल 52 की यदि बात करते हैं तो आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति, भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 61 की यदि हम बात करते हैं तो आर्टिकल 61 क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नई शिक्षा नीति का प्रारूप किस कमेटी ने तैयार किया था? यदि हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, कई एग्जाम में पूछ लिया गया है और लगातार यही प्रश्न बार बार रिपीट भी हो रहा है। तो नई शिक्षा नीति का प्रारूप किस कमेटी ने तैयार किया था? TMR सुब्रमण्यम आयोग। आयोग का नाम था TMR सुब्रमण्यम आयोग। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे के कस्तूरीरंगन। अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे बच्चों के कस्तूरीरंगन। अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे के कस्तूरीरंगन। बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध था आपका पंचायती राज व्यवस्था से। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से। बात करते हैं विजय केलकर समिति। तो विजय केलकर समिति संबंधित थी GST से। यदि बात करते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल संविधान में संविधान का भाग 4 कै और आर्टिकल 51 का कै जोड़ा गया, जिसे हमने क्या कहा, मूल कर्तव्य। और हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ रूस, USSR। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई? तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई बच्चों? 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी। जबकि बात करते हैं 11 अक्टूबर 2014 की, अगला ऑप्शन है, तो प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को। बात करते हैं 15 अगस्त 2014 की, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? 15 अगस्त 2014। जुलाई 2014 नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना कब शुरू हुई? तो जुलाई 2014। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न नहीं वाले ऑप्शन में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब जो प्रेजेंट टाइम में बहुत से एग्ज़ाम में ऑप्शन जो होते हैं, जो क्वेश्चन दिया होता है वो नहीं में होता है, और हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, आंसर हाँ वाला लगा देते हैं। क्वेश्चन जल्दबाजी में क्या होता है कि हम इसे पढ़ लेते हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, बस इतना पढ़ा और आगे क्वेश्चन छोड़ देते हैं जल्दबाजी में। और क्या करते हैं कि बस शुरू वाला ही ऑप्शन मिल गया कि शुरू वाला जो कामेंग है वही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी थी और इसे लगा कर भागे, बाकी 3 ऑप्शन देखे ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना चाहिए। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है तो कामेंग, दिहांग, सुबनसिरी, दिबांग, लोहित, केनुला, ये सभी क्या हैं, ब्रह्मपुत्र की मुख्य सहायक नदियां हैं। लेकिन यदि बात करते हैं काबिनी की, तो काबिनी किसकी सहायक नदी होगी बच्चों? कावेरी की। हेमावती, अर्कावती, भवानी, काबिनी, ये किसकी सहायक नदी हैं? कावेरी की। नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करते हैं तो निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो विद्युत का सुचालक नहीं है प्यारे बच्चों, यदि बात करते हैं विद्युत का सुचालक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की यदि हम बात करते हैं तो जो पेंसिल का सिक्का होता है, पेंसिल का सिक्का, जिस पेंसिल का यूज चित्रकारी करने में हम करते हैं, उसका जो सिक्का यानी कि उसके अंदर जो रिफिल होती है
वो एक ब्लैक रोड टाइप की होती है पतली सी, वो किसकी होती है? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट और हीरा किसके अपरूप हैं? दोनों कार्बन के। और यहाँ धरती की अगर हम बात करते हैं तो सबसे कठोर पदार्थ क्या है आपका? हीरा है। पीट और एंथ्रेसाइट क्या है? ये दोनों ही कोयले के एक प्रकार हैं। यदि पीट की बात करते हैं तो यह सबसे खराब किस्म का कोयला है। यदि बात करते हैं एंथ्रेसाइट कोयले की तो एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी गैस है? कौन सी एक गैस है? तो गैस कौन सी है? यदि हम बात करते हैं ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन क्या है? प्राणवायु है। यदि हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, कौन सी गैस, कौन सी रंगीन गैस है? तो सभी गैसें हैं। कौन सी रंगीन गैस है? यदि बात करते हैं रंगीन गैस की तो रंगीन गैस कौन सी है बच्चों? क्लोरीन। किस कलर की होती है? हरे और पीले कलर की। हरे और पीले कलर की। ऑक्सीजन जो है ये भी सभी ऑप्शन गैसेस के हैं, लेकिन रंगीन गैस की यहाँ बात हो रही थी तो आंसर क्या होगा आपका? क्लोरीन। नाइट्रोजन की एक विशेषता क्या है कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स वगैरह आप खाते हैं, शॉप से लेते हैं, बहुत समय के रखे हुए होते हैं, टंगे रहते हैं, लेकिन वो ख़राब नहीं होते। किस कारण से? क्योंकि पैकेट के अंदर क्या भरी होती है? नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन क्या है? प्राणवायु है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी आप जानते हैं सबसे हल्की गैस। सबसे हल्की गैस कौन सी है वायुमंडल में? तो हाइड्रोजन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत संबंधी अनुच्छेद है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ग्राम पंचायत संबंधी अनुच्छेद, तो ग्राम पंचायत का गठन कहाँ पर है? संविधान के आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 में क्या कहा गया है? ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 44 की हम बात करते हैं तो आर्टिकल 44 में क्या है? समान नागरिक सिविल संहिता। समान नागरिक सिविल संहिता कहाँ पर है आपकी? आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 57 की यदि बात करते हैं तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ पर है? राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया कहाँ है? आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 44 में क्या था? समान नागरिक सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता। सिविल या नागरिक एक ही चीज़ है। समान नागरिक संहिता। और भारत के एकमात्र किस राज्य में ये लागू है? तो वो है आपका गोवा। केवल इसका पालन कौन करता है? एकमात्र गोवा राज्य भारत का। आर्टिकल 40 क्या था? ग्राम पंचायतों का गठन था। आर्टिकल 44 क्या है? समान नागरिक संहिता है। आर्टिकल 57 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। संविधान के आर्टिकल 57 में बात करते हैं। आर्टिकल 79, तो आर्टिकल 79 में क्या है? संसद का जिक्र किया गया है। हमारे देश की विधायिका क्या है? हमारे देश की विधायिका का नाम क्या है? संसद है। प्यारे बच्चों, दो चीज़ है, एक वर्ड है विधायक और एक वर्ड है विधायिका। तो यदि कोई महिला एमएलए बन जाए तो वो विधायिका नहीं होगी, क्योंकि वो एक पद है और पद का कभी नाम नहीं बदलता, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। जो एमएलए होती है उसे क्या बोलते हैं? विधायक। और विधायिका मतलब क्या है? कानून। और विधायिका यानी कि कानून बनाने वाली संस्था। तो देश की विधायिका यानी कि कानून बनाने वाली संस्था कौन है भारत में? संसद है। संसद के 3 अभिन्न अंग होंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यदि बात करते हैं आर्टिकल 79 की, इसमें कहा गया कि देश की एक विधायिका होगी जिसका नाम क्या है? संसद है। आर्टिकल 80 की बात करते हैं। आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा है। आर्टिकल 81 की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? लोकसभा होगी बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, 1969। 1949 की अगर बात करते हैं तो 1949 में क्या हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ बच्चों? 1949 में। 1955 में क्या हुआ था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। जो वर्तमान का एसबीआई बैंक है वो कब बना था? 1955 में। 1955 से पहले इसे क्या कहा जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1935 की यदि हम बात करते हैं तो 1935 में क्या हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ ध्यान देंगे, जिसके लास्ट में भी बैंक ऑफ इंडिया आया है, सभी का मुख्यालय कहाँ पर होगा? मुंबई में। एक बहुत अच्छा फैक्ट है, कई सारे बैंकों का यहाँ हम मुख्यालय एक ही बार में याद कर सकते हैं। जिन बैंकों के लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया है, सभी का मुख्यालय कहाँ पर है?
मुंबई में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, किस पुरस्कार का संबंध गणित से है? तो प्यारे बच्चों, गणित से संबंध किसका होगा? एबल पुरस्कार का। पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? पुलित्जर पुरस्कार आपका संबंधित है पत्रकारिता से। एबल पुरस्कार संबंधित है आपका गणित से। यदि बात करते हैं ग्रैमी पुरस्कार की, तो ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित होगा? आपका संगीत से। एक होता है प्रित्जर पुरस्कार, प्रित्जर पुरस्कार। तो प्यारे बच्चों, प्रित्जर पुरस्कार की यदि हम बात करते हैं तो प्रित्जर पुरस्कार का संबंध होता है वास्तुकला से, वास्तुकला से। वास्तुकारिता में आपका दिया जाता है। वास्तुकारिता की यदि हम बात करते हैं तो भारत में दुनिया की सबसे ऊंची एक मूर्ति बनाई गई है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पर है? भारत में। मूर्ति का नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पर है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यह है आपकी एकता की प्रतीक। कहाँ पर है? इंडिया में। कहाँ? गुजरात। इंडिया के गुजरात में केवड़िया ज़िले में, केवड़िया ज़िले में नर्मदा नदी के तट पर 182 मीटर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत के साथ कितने देशों की सीमा लगती है? तो प्यारे बच्चों, भारत के साथ सीमाएं दो तरह की हैं, एक तो स्थलीय सीमाएं होती हैं और दूसरी होती हैं आपकी जलीय सीमा। यदि सीमाओं की हम बात करते हैं तो भारत के साथ 7 स्थलीय सीमाएं, 7 देशों की स्थलीय सीमा लगती है और 2 देशों की जलीय सीमा लगती है। 2 देश जिनकी जलीय सीमा लगती है कौन कौन से होंगे? श्रीलंका और मालदीव। और 7 स्थलीय पड़ोसी देश कौन से होंगे? तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, बड़ी छोटी सी और आसान सी ट्रिक है। मेरा बचपन से MBA करने का मन था, मेरा बचपन से MBA करने का मन था। तो B से होगा आपका बांग्लादेश, C से होगा बच्चों चीन, और P से होगा पाकिस्तान, और N से होगा नेपाल। M से होगा बच्चों म्यांमार, B से होगा आपका भूटान, और A से होगा आपका अफ़गानिस्तान। A से होगा आपका अफ़गानिस्तान। तो ये 7 स्थलीय पड़ोसी देश होंगे भारत के। और बच्चों, इससे सभी के सभी नाम आपके बिल्कुल सीरियल के साथ लगे हुए हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के, उसके बाद चीन के, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान, और सबसे लास्ट में सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है भारत की? तो अफ़गानिस्तान के। बांग्लादेश के साथ 4096.6 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो पढ़ते रहिए बच्चों, आपके लिए बहुत ही अच्छी सीरीज़ हम ये लेकर आए हैं और सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे हुए हैं और आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे आते हैं उनका हमने यहाँ वर्णन किया है। बस पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हम आपके लिए बहुत अच्छे आगे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और सभी चीज़ों के क्वेश्चन, आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, सभी चीज़ों को हमने यहाँ इनमें कवर किया है। बस आप तो मस्त रहिए पढ़ाई की मस्ती में, चाहे आग लग जाए पड़ोस की बस्ती में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। पाटलिपुत्र का अपना एक इतिहास रहा है। यदि हम बात करते हैं पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहने वाला व्यक्ति कौन था प्यारे बच्चों? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगस्थनीज की एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तिका है जिसका नाम है इंडिका। प्यारे बच्चों, मेगस्थनीज की पुस्तक क्या होगी? इंडिका। ह्वेनसांग, ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था और ह्वेनसांग को नीति का पंडित और यात्रियों का राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। चीनी यात्री था फाहियान। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आया था, इसे ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और प्यारे बच्चों, विक्रमादित्य कितने हुए हैं भारत के इतिहास में? तो 14 व्यक्तियों ने, 14 राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, जिसमें से विक्रमादित्य 6 आपका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था और उसी ने क्या चलाया था? एक विक्रम संवत चलाया था। और विक्रम संवत
कब चलाया था? जब यहाँ से शकों को उसने 58 ईसा पूर्व में एक विक्रमादित्य की उपाधि वाले एक राजा हुए थे, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जो सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य थे चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद। तो उन्होंने विक्रम संवत चलाया था। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगर हम बात करते हैं, बात करते हैं यदि उदयन की, तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी बच्चों? उदयन ने। और पाटलिपुत्र को नाम दिया था पटना, बाद में ये किसने दिया था? और पटना क्या है? वर्तमान में बिहार की राजधानी है। और पटना नाम से किसने स्थापित किया था पाटलिपुत्र को प्यारे बच्चों? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने भारत में रुपया चलाया था। चांदी के रुपये को शेरशाह सूरी ने रुपया का नाम दिया था, जिसका रूप बाद में रुपया ने लिया। और शेरशाह सूरी ने ही भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत की थी। और शेरशाह सूरी ने ही भारत में सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोयला नदी किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, कौन सी नदी है जिसके पानी का रंग काला होता है, उसे ही हम कोयला नदी कहते हैं। सबसे पहली चीज बात करते हैं नाइजर नदी की। तो नाइजर नदी को पाम तेल की नदी भी कहा जाता है। पाम तेल की नदी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाम तेल की नदी के नाम से किसे जाना जाता है? नाइजर नदी। बात करते हैं अमेजन नदी। तो प्रवाह के आधार पर सबसे चौड़ी नदी कौन सी होगी? अमेजन नदी। और राइन नदी सबसे व्यस्त नदी या सबसे व्यापारिक तौर पर सबसे व्यस्त नदी, सबसे अधिक व्यापार कहाँ से होता है? राइन नदी से होता है। इसे ही क्या कहा जाता है? सबसे व्यस्त नदी कहा जाता है। और इसी का जल क्या है? कोयले की तरह काला है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कोयला नदी कहा जाता है। बात करते हैं नील नदी की। तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और नील नदी की देन कौन सा शहर कहा जाता है? आपका मिस्र। मिस्र की सभ्यता नील नदी की देन कही जाती है। स्टॉप कर दीजिए। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखेंगे बच्चों, आर्टिकल 21 क्या कहता है? तो आर्टिकल 21 था हमारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसी को हम क्या बोलते हैं? निजता का अधिकार बोलते हैं प्यारे बच्चों। निजता का अधिकार आर्टिकल 21, इसे ही क्या कहा जाता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। बात करते हैं आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 क्या है? विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता या समानता। विधि के समक्ष समता या समानता संविधान का आर्टिकल 14, यानी कि कानून के समक्ष विधि अर्थात कानून के समक्ष हर कोई क्या होगा? समान होगा, बराबर होगा। आर्टिकल 18 की यदि बात करते हैं तो आर्टिकल 18 क्या कहता है बच्चों? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 क्या होगा? उपाधियों का अंत होगा। यानी कि आर्टिकल 18 क्या कहता है? केवल रक्षा और शिक्षा, रक्षा और शिक्षा के अतिरिक्त अन्य सभी उपाधियों का अंत। आप अपने नाम के साथ कोई भी उपाधि धारण कर लें, वो रक्षा और शिक्षा के अतिरिक्त कोई भी उपाधि अपने नाम के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन रक्षा संबंधी आपको कोई उपाधि मिली है, शिक्षा संबंधी कोई उपाधि मिली है, जैसे आपने सपोज करो PhD कर लिया है, या फिर आप MBBS करके आए हैं, डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है, डॉक्टरेट, तो आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हैं, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर मोहित कुमार। लेकिन किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाए, किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाए, सपोज करो कि कोई विकास नाम का व्यक्ति, उसे भारत रत्न दे दिया जाए, तो वो अपने नाम के साथ भारत रत्न विकास कुमार का यूज नहीं कर सकते। लेकिन सुनील कुमार डॉक्टर बन गए तो ये डॉक्टर सुनील कुमार होंगे। इसके बाद यदि बात करते हैं रक्षा की, तो रक्षा की यदि बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति, सपोज करो ललित नाम का कोई व्यक्ति है और उसे मेजर बना दिया जाए, तो वो अपने नाम के साथ मेजर का यूज करेगा, वो बोल सकता है मेजर ललित कुमार। लेकिन अगर उस व्यक्ति को पद्म भूषण दे दिया जाए, पद्म विभूषण दे दिया जाए, तो अपने नाम के साथ उस उपाधि का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 18 क्या कहता है कि रक्षा और शिक्षा के अलावा आप किसी भी उपाधि को अपने नाम के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। यहीं पर क्या है? आपका उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 क्या कहता है प्यारे बच्चों? एक बार आर्टिकल 25 देख लेते हैं। पहले आर्टिकल 25 क्या कहता है कि आप शुद्ध अंतःकरण से
अपने अंतःकरण से, यानी कि आप अपने मन से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। और धर्मनिरपेक्षता वर्ड, पंथ निरपेक्षता वर्ड हमारे संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष यानी कि एक ऐसा देश जो सभी धर्मों को मानता है, या फिर जिसका कोई भी धर्म, कोई भी एक निश्चित धर्म ना हो, यानी कि सभी धर्मों को मानने वाला देश क्या होगा, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, धर्मनिरपेक्ष देश होगा। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है कि आप अपने अंतःकरण से, आप अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि आपको ये स्वतंत्रता भी दी गई है संविधान के द्वारा कि आपने जिस धर्म को स्वीकार किया है, आप अपने धर्म को बढ़ाने के लिए उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे अपना कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य का प्रसंग कर सकते हैं, आपको संविधान इस चीज़ की अनुमति देता है। जैसे कहीं भी भंडारा करा दिया, कहीं भी आपने कोई सत्संग करा दिया, तो आपको इस चीज़ के लिए कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 26 आपको क्या करता है, धार्मिक स्वतंत्रता देता है, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खलीफा की उपाधि धारण करने से किस शासक ने मना कर दिया था। अरे क्या हुआ बच्चों, भंडारे का नाम सुनकर भूख लगने लगी क्या? अभी यहीं डटे रहेंगे, खाना नहीं खाना है जब तक क्वेश्चन पूरे नहीं होंगे, पूरी क्लास पढ़नी है, उसके बाद ही खाना पीना करना है। ध्यान दो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खलीफा की उपाधि धारण न करने वाला या किस शासक ने खलीफा की उपाधि धारण करने से मना कर दिया था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है बच्चों, आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण नहीं की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं, इसने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। कहाँ पर? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ बनवाया था? अजमेर में बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही क्या कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार का निर्माण भी किसने कराया था? इसका प्रारंभ कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी स्मृति में कराया था? तो इनके गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसके गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था। जबकि कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था बच्चों इल्तुतमिश ने। बात करते हैं बलबन की। तो बलबन की एक नीति बहुत प्रसिद्ध थी, रक्त और लोह की नीति। रक्त और लोह की नीति। बलबन से पहले गद्दी पर कौन बैठा था? तो बलबन से पहले जो व्यक्ति गद्दी पर बैठा था उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। प्यारे बच्चों, उस व्यक्ति का नाम था नासिरुद्दीन महमूद। और ये व्यक्ति कहने को तो शासक था, लेकिन टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। टोपी सीता है नासिरुद्दीन महमूद। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा देश, प्यारे बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य है? तो कौन सा देश G7 का सदस्य होगा? ऑप्शन है आपका USA, जर्मनी, इंग्लैंड और ये सभी। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, एक बड़ी अच्छी ट्रिक इसकी हम लेकर आए हैं। फौजी को जूस पिलाओ, फौजी को जूस पिलाओ। तो ध्यान देंगे, फौजी फ्रांस, जी से जर्मनी, जे से होगा प्यारे बच्चों जापान, यू से होगा USA, आई से होगा बच्चों इटली। और इटली की कौन है आपके यहाँ भारत में? सोनिया गांधी, इटली की ही रहने वाली हैं। बात करते हैं C4 होगा आपका कनाडा और E4 होगा आपका इंग्लैंड। तो आपका USA
जर्मनी, इंग्लैंड सभी क्या होंगे आपके G7 के सदस्य देश होंगे। यदि बात करते हैं हाल ही में जून 2021 में G7 का कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो बच्चों ध्यान रखेंगे 47वां सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के कॉर्नवाल में हुआ था, इंग्लैंड के कॉर्नवाल में हुआ था। और यदि बात करते हैं कि भारत का इसमें क्या रोल है, तो इस बार 3 देशों को आमंत्रित किया गया था। 3 देश जो इसके सदस्य नहीं हैं उन देशों को यहाँ आमंत्रित किया गया था। और कौन कौन से देश थे आपके प्यारे बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर का क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि कौन कौन से देश इस बार G7 में आमंत्रित किए गए थे, कौन मेहमान नवाजी के लिए बुलाए गए थे। तो आपका भारत कौन है प्यारे बच्चों? सबसे पहले भारत। और भारत की तरफ से इस बैठक में हिस्सा किसने लिया था? नरेंद्र मोदी ने। और उन्होंने एक यहाँ नारा दिया था, वन अर्थ वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ। तो कोरोना वायरस को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने वन अर्थ वन हेल्थ नाम का यहाँ नारा दिया था। और ये मेहमान नवाजी के लिए भारत को बुलाया गया था, यानी कि इसमें मेहमान के तौर पर ये भारत जो हमारा देश है वो आमंत्रित किया गया था। दूसरा देश कौन सा था? रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। प्यारे बच्चों दूसरा देश कौन सा था? रिपब्लिक ऑफ कोरिया। और तीसरा देश इसमें कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका। प्यारे बच्चों दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका की यदि बात करते हैं तो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी होगी प्यारे बच्चों? किलिमंजारो। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? किलिमंजारो, किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। और किलिमंजारो पर्वत चोटी अफ्रीका महाद्वीप में है। कौन से देश में है? अफ्रीका के तंजानिया। और तंजानिया की राजधानी क्या होगी बच्चों? डोडोमा। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बात करते हैं भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। सबसे पहला है क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग। प्यारे बच्चों यदि बात करते हैं तो अगला प्रश्न, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? 4 ऑप्शन है प्यारे बच्चों, क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक और कैनिंग। तो क्लाइव की अगर बात करते हैं तो क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था प्यारे बच्चों? क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव। वारेन हेस्टिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यानी कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था बच्चों? वारेन हेस्टिंग था। कब बनाया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और क्या हुआ था? 1774 में कलकत्ता में देश का पहला सुप्रीम कोर्ट गठित किया गया था। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का गठन आपका 1950 में किया गया। कहाँ पर? दिल्ली में, जो वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन अगर भारत का सबसे पहला, भारत में पूछता है कि पहली बार कोर्ट का गठन कब हुआ, तो 1774 में भारत में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सन 1774 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे जिसका नाम था एली जहां इम्पे, एली जहां इम्पे। जबकि 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? चैम्बर्स, चैम्बर्स, लिमेंस्टर, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। और मुख्य न्यायाधीश कौन था? एली जहां इम्पे। और इसमें दूसरा काम क्या हुआ है कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बात करते हैं विलियम बेंटिक की। तो विलियम बेंटिक वो व्यक्ति थे जिसने 1929 में भारत में सती प्रथा का अंत किया था। तो भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था 1929 में? राजा राम मोहन राय ने इनके साथ मिलकर, राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत का पितामह कहा जाता है इन्हें, या भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। इन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर 1929 में सती प्रथा का अंत किया था। और ये कौन थे? विलियम बेंटिक भारत के पहले, ये 1829 विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे?
तो विलियम बेंटिक थे। बात करेंगे कैनिंग की, तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर जनरल। 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और भारत में शासन शुरू हुआ ब्रिटिश रानी का, जिसे बोला जाता है ताज का शासन। और ताज के शासन ने क्या किया था, जब ताज का शासन शुरू हुआ था, यानी कि रानी का शासन शुरू हुआ था, तो उसने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आने वाले सभी पदों को खत्म कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी 1857 में खत्म कर दिया था। और 1858 में गवर्नर जनरल की जगह एक नया पद बनाया, जिसे क्या नाम दिया गया था, वायसराय। और इस प्रकार देश के पहले वायसराय बनने वाले व्यक्ति कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और अगर बात करते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल यहाँ पूछा गया था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ, भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ, विलियम बेंटिक। लेकिन अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो कैनिंग, या फिर पहला वायसराय कौन हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती घटना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके पास है। 7 अगस्त 1905, 5 फरवरी 1922, 9 अगस्त 1925 और 13 अप्रैल 1919। तो प्यारे बच्चों, यदि हम बात करते हैं 7 अगस्त 1905 की, तो 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ, एक बड़ा ही रोचक किस्सा है, जिसके तहत एक स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जिसका अभी हम आगे चल के जिक्र करेंगे एक प्रश्न में। अभी तो केवल यहाँ डेट देखते हैं। तो 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था कब, 7 अगस्त 1905 को। 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को क्या घटना हुई थी बच्चों, चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड हुआ था, चोरा चोरी कांड हुआ था। 9 अगस्त 1925, तो 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था आपका काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी, 9 अगस्त 1905, यानी कि कल का दिन 9 अगस्त 1925 में, 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था, काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। और आपका कल 9 अगस्त है, यानी कि कल जो आने वाला दिन है वही आपका 1925 में उस दिन क्या हुआ था, काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। बात करते हैं 13 अप्रैल 1919 की, तो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, एक ऐतिहासिक घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। इसके बाद बात करते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा रचित पुस्तक, यानी कि कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। तो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा गुलामगिरी। तो गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, ज्योतिबा फुले की। इन्होंने क्या किया था, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज की, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने। बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया की, तो बच्चों डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। और यदि बात करते हैं हम गीता रहस्य की, तो गीता रहस्य किसने लिखी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। एक अंग्रेज अधिकारी था वैलेंटाइन चिरोल, अंग्रेजी लेखक वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल ने भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था, बाल गंगाधर तिलक को। तो भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा था, किसने कहा था, वैलेंटाइन चिरोल ने। इन्होंने ही क्या लिखी थी, गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। बात करते हैं सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें नारा दिया गया है वेदों की ओर लौटो। तो किसने नारा दिया था, किसने लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, तो ये लिखी थी दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती। इसी में नारा दिया गया था वेदों की ओर लौटो। और गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी, महात्मा ज्योतिबा फुले ने। इसके बाद बच्चों बात करते हैं विषाणु जनित रोग। तो कौन सा रोग विषाणु जनित रोग है, तो विषाणु जनित रोग की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, एक बहुत अच्छी ट्रिक हम इसकी लेकर आए हैं।
विषाणु जनित रोग, विषाणु से होने वाले रोग की ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, तो पीछे को ये समझ लो कि अवधी भाषा में हमने लिख दिया पोइचे, छोड़ गई। तो रेवीज, रे से क्या हुआ बच्चों, रेवीज, ये हो गया आपका खसरा, ऐसे हो गया हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस में ऐसे हो गया मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस किससे संबंधित है बच्चों, मस्तिष्क से, मस्तिष्क ज्वर, मस्तिष्क का बुखार, मेनिंजाइटिस। हर्पिस, ऐसे हुआ हर्पिस, तैसे हुआ ट्रैकोमा, ट्रैकोमा करके जो वर्ड है वो साइलेंट है, पैसे हुआ पोलियो, ई से हुआ इबोला, इबोला वायरस, इबोला चमगादड़ से फैला था, चे से हुआ चेचक, चिकन पॉक्स जिसे बोला जाता है, छो से हुआ छोटी माता, छोटी माता, डै से हुआ डेंगू, गै से हुआ गलसूजा, गलसूजा, और ई से हुआ इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इसे क्या होगा, इन्फ्लुएंजा होगा। तो वायरस से होने वाले लगभग सभी रोग यहाँ आपके आ गए हैं, आपका चेचक, रेबीज, चेचक, डेंगू सभी क्या है, विषाणु जनित रोग हैं, तो आंसर क्या होगा, सभी। इसके बाद बात करते हैं भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ है। तो प्यारे बच्चों, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ बना है आपका, हाल ही में करंट का क्वेश्चन है, तो आंसर होगा इसका मणिपुर। तो भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय, खेल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई है, मणिपुर में। इसकी यदि बात करते हैं, मणिपुर में कौन सा हिरन पाया जाता है, एक संगाई हिरन, मणिपुर में एक हिरन की प्रजाति पाई जाती है, संगाई हिरन। संगाई हिरन कहाँ पाया जाता है बच्चों, मणिपुर में। और हाल ही में गुजरात के बड़ोदरा में, गुजरात के बड़ोदरा में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, कौन सी, तो गुजरात के बड़ोदरा में रेल यूनिवर्सिटी है पहले से ही, रेल यूनिवर्सिटी, इसको अभी विकसित किया गया है। और रेल यूनिवर्सिटी पुरानी यूनिवर्सिटी है, इसे अभी विकसित किया गया है लास्ट में कुछ समय पहले। तो गुजरात के बड़ोदरा में रेल यूनिवर्सिटी है। तो प्यारे बच्चों, जल्द ही आपको अगली सीरीज, नेक्स्ट सेट सेकंड की सीरीज जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। आज के लिए इतना, आप जितना कराया गया है इसका ठीक से रिवीजन करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाली जो वीडियोस होंगी, जो आने वाले टॉपिक्स होंगे और भी अच्छे होंगे और भी इंटरेस्टिंग होंगे। और आपको 10 दिन के महासंग्राम में 10 दिन तक रोज़ वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें आज तो क्वेश्चन कुछ कम रह गए हैं, लेकिन कल से आपके समथिंग 500 प्लस क्वेश्चन हम पर डे लेकर चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को अपने सभी दोस्तों को, भाई बहनों को शेयर करें, ताकि वो भी इस सीरीज़ का लाभ उठा सकें। और आपका पैट एग्ज़ाम है, पुलिस एग्ज़ाम है, टेट का एग्ज़ाम है, या जितने भर भी आपके एग्ज़ाम है, 5000 प्लस क्वेश्चन में हम पूरी कोशिश करेंगे। और केवल कोशिश ही नहीं करेंगे, बल्कि मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन पेपर में छूटने नहीं देंगे। तो आप एक अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए, क्योंकि कहते हैं कि प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कहते हैं कि प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, नौकरी भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, लेकिन
उसके लिए आपको क्या करना है, लगातार निरंतर प्रयास करते रहना है। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारी पूरी सीरीज देखिए और सीरीज देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ, जब आप एग्जाम देने जाएंगे कि हाँ इसमें से भी कुछ एग्जाम में मिला है। और मैं आशा करता हूं कि अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 में से 50 क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन या 45 प्लस क्वेश्चन आपको हमारी सीरीज से हर एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। धन्यवाद।